Hello everyone, I am Alok. Today we are going to start chapter 21 of civics section, that is democracy. डेमोक्रेसी की मीनिंग की बात करें तो सिंपल मीनिंग है इसका रूल ऑफ द पीपल, मीन्स लोगों का शासन। अब ये ग्रीक वर्ड डेमोस जिसका मीनिंग होता है पीपल एंड क्रेटोस जिसका मीनिंग होता है रूल, उससे बना हुआ है। अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी इसको डिस्क्राइब किया है। उन्होंने क्या बोला है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, मीन्स लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा सरकार और लोगों के लिए सरकार। ओके, तो इस तरह से इन्होंने डेमोक्रेसी को डिस्क्राइब किया है। नाउ हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का बर्थ एंशियंट ग्रीस में हुआ। फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिटी स्टेट ऑफ एथेंस में 6th सेंचुरी में बनी। ये ऐसी गवर्नमेंट थी जहाँ सिर्फ मेल्स रोल प्ले करते थे। जो स्लेव्स थे मीन्स नौकर और जो वुमेन्स थी उनके पास राइट्स नहीं थे। 1215 में जब मैग्ना कार्टा साइन हुआ तो ये डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में मील का पत्थर साबित हुआ। द ग्रेट चार्टर लिबर्टीज ऑफ इंग्लैंड भी इसे कहते हैं। अब मैग्ना कार्टा था क्या? तो ये एक डॉक्यूमेंट था जिस पे वहाँ के नोबल्स ने किंग से साइन करवाए। ओके, इसमें राजा की जो शक्तियाँ थी मीन्स पावर्स थी, उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए और नए कानून बने। राजा भी उन कानूनों के ऊपर नहीं था। अगर हम मॉडर्न एरा में देखें तो डेमोक्रेसी यूरोप में ओरिजिनेट हुई। वहाँ ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ जिसमें वहाँ के किंग जेम्स सेकेंड को हटा दिया और उसकी बेटी मैरी से सारे पावर वापस ले लिए। बिल ऑफ राइट ये एक बिल था जो कि उन्होंने पास किया और जो किंग थे उनकी पावर्स को लिमिटेड कर दिया। 1787 में अमेरिका आज़ाद हुआ ब्रिटिश रूल से। ये रिवॉल्यूशन बॉस्टन टी पार्टी के साथ 1773 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई। कैसे? इन्होंने जहाज पर चाय के डिब्बे फेंके। ओके, तो उसे ही नाम दिया गया बॉस्टन टी पार्टी। अमेरिका ने ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1775 से 1785 के बीच लड़ी। जॉर्ज वॉशिंगटन ने इसका नेतृत्व किया। तीसरा सबसे यादगार इवेंट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये 1789 में हुआ था जो कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटीज़ के आइडियाज से पॉपुलर हुआ। अब इस सब से डेमोक्रेसी के 2 फीचर्स निकल के आते हैं। पहला, वो अपने प्रतिनिधि मीन्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुन सकते हैं। दूसरा, पीरियोडिक इलेक्शन हो। आपने देखा होगा हमारे यहाँ भी हर 5 ईयर्स में इलेक्शन होते हैं। अब हम बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। तो सबसे पहले आता है मोनार्की। ये ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें गवर्नमेंट का हेड किंग और क्वीन होते हैं। आज कई देशों में मोनार्की बस नाम की रह गई है। जैसे हम बात करें ब्रिटेन में, जापान में, सऊदी अरब में, यहाँ किंग तो है लेकिन गवर्नमेंट पार्लियामेंट चलाती है। अब हम देखेंगे डिक्टेटरशिप। तो ये ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ केवल एक पर्सन अपनी इच्छा के अनुसार सारे रूल्स और पावर्स खुद सेट करता है। जैसे हिटलर था नाजी जर्मनी में और इराक में सद्दाम हुसैन। उसके बाद आता है ओलिगार्की। ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ कुछ लोग मिलके सारा सिस्टम चलाते हैं। सारी सरकार की जो काम है वो खुद करते हैं। जैसे पोलैंड और फ्रांस में सिर्फ नोबल्टी वोट देते हैं और वही लोग सरकार चलाते हैं। अब है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी में धर्मगुरु जो जैसे मौलाना हुए, पंडित हुए, तो मतलब जो किसी भी धर्म के हेड होते हैं, वो लोग गॉड के नेम पे कंट्री को रन करते हैं। इसका एग्जांपल है वेटिकन सिटी, वहाँ पर थियोक्रेसी है। उसके बाद आता है यूनाइटरी गवर्नमेंट। ये ऐसा सिस्टम है जहाँ एक ही ग्रुप मीन्स एक सिंगल यूनिट सारे रूल्स रेगुलेशन सेट करते हैं। इसके एग्जांपल है फ्रांस, यूके। ओके, करंट में अभी यहाँ पर यूनाइटरी गवर्नमेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं फेडरल गवर्नमेंट की। इस सिस्टम में सेंटर और स्टेट की पावर डिवाइड रहती है। एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो इनकी पावर्स को, इंडिपेंडेंसी को डिवाइड करता है, और एक निष्पक्ष जुडिशरी रहती है जो स्टेट और सेंटर के बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो भी विवाद होते हैं, उनको सेटल करती है। इंडिया एंड जर्मनी एक फेडरल गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। इस सिस्टम में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं, मींस जैसे हमारे यहाँ सांसद लोकसभा का पार्ट होते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर के पास मेजॉरिटी नहीं है, मीन्स उसके पास ज़्यादा एग्जीक्यूटिव नहीं है, तो उसे रिज़ाइन देना पड़ता है। इंडिया
इंडिया जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म का एग्जाम्पल है। इंडिया में अभी पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लास्ट में आता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म। यहाँ प्रेसिडेंट ही चीफ होता है, वही सबसे ऊपर होता है। एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए उसे वहाँ पर चुना जाता है, जैसे कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप है अभी। ओके, तो ये किसका एग्जाम्पल है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। नाउ वी डिस्कस गोल ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देता है। ओके, और डेमोक्रेसी का मेन गोल क्या है? इक्वलिटी और सेकुलरिज्म को लाना। तो डेमोक्रेसी में ये मान के चलते हैं हम कि सभी लोग सुप्रीम एंड पावरफुल हैं, सभी नागरिक इक्वल हैं, उनके पास कुछ राइट्स हैं, कानून की निगाह में सभी नागरिक इक्वल है, चुनी हुई सरकार लोगों को इम्पोर्टेंस देती है और इसी में उसका हित होता है। मेजॉरिटी का ओपिनियन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका भी हमें वेलफेयर करना है। हर एक गवर्नमेंट लॉस के अकॉर्डिंग चलती है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये लॉस दिए हुए हैं। नाउ वी डिस्कस सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स दैट मेक डेमोक्रेसी पॉपुलर। मीन्स ऐसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो डेमोक्रेसी को पॉपुलर बनाते हैं। तो सबसे पहले है फॉर्मल इक्वलिटी। ये बोला जाता है इक्वलिटी के बिना डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सभी सिटीज़न को इक्वल राइट्स मिलते हैं। डेमोक्रेसी में कभी भी धर्म, जाति या फिर समूह, एज, सेक्स, इन सब के बेसिस पे भेदभाव नहीं किया जाता। कोई गरीब हो या अमीर हो, सबको इक्वल राइट्स मिलते हैं। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18। इसमें बोला गया है सभी सिटीजन्स इक्वल हैं, उनसे भेदभाव नहीं करना है। और प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी जस्टिस, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी को सिक्योर किया गया है। प्रियम्बल आपको सामने दिख ही रहा होगा, इसे एक बार रीड ज़रूर करें। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 राइट्स भी हमें मिले हैं। राइट्स टू इक्वलिटी, राइट्स टू फ्रीडम, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो ये हमें राइट्स भी मिले गए हैं। डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म। गवर्नमेंट को काफ़ी सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं देश को चलाने के लिए, और हमारे देश की पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है। तो जो पीपल्स हैं वो डिसीज़न मेकिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो क्या होता है, जो पीपल्स हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स के बिहाफ पे डिसीज़न मेकिंग में इन्वॉल्व रहता है। जैसे सेंट्रल लेवल पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? सांसद। स्टेट लेवल पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं विधायक, और लोकल लेवल पे पार्षद और महापौर। आपने सुने होंगे ये टर्म। सेंट्रल लेवल पे जो इश्यूज़ होते हैं वो होते हैं डिफेंस, रेलवे, करेंसी और फॉरेन रिलेशन एसेट्रा। तो इन लेवल पे डिसीज़न लिए जाते हैं। उसके बाद स्टेट लेवल पे एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, रोड एसेट्रा, ऐसे इश्यूज़ होते हैं, इन पर डिसीज़न लिए जाते हैं। और उसके बाद बात करें लोकल लेवल पे, तो जैसे सफाई वगैरह पे, मार्केट्स पर, पार्क पर, इन जैसे इश्यूज़ पर हम डिसीज़न मेकिंग करते हैं। अब आता है एकोमोडेशन फॉर डिफरेंसेस। हमारे इंडिया में लार्ज पॉपुलेशन रहती है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और कई सारे धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, अमीर और गरीब हैं। तो इन डिफरेंट लोगों की नीड और एस्पिरेशंस भी डिफरेंट होती हैं। तो ये अलग अलग लोगों के लिए क्या होता है, गवर्नमेंट इन सभी की नीड एंड एस्पिरेशंस को ध्यान में रखकर ही डिसीज़न लेती है। लास्ट है एनहांसिंग ह्यूमन डिग्निटी। हमारे इंडिया में कई तरह के लोग हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो इन सभी लोगों को हमने वोटिंग राइट दिया हुआ है। जो भी 18 साल से ऊपर का है सभी वोट दे सकते हैं। और जैसे इनमें से कुछ वीक पर्सन्स भी हो सकते हैं, लाइक पुअर पीपल, तो उनके लिए हमने वेलफेयर के लिए कई सारी स्कीम्स भी बनाई हैं। ओके, तो गवर्नमेंट सबको ध्यान में रखती है कि जो हमारी इक्वलिटी है वो कहीं भी डिस्क्रिमिनेट ना हो। नाउ वी डिस्कस लास्ट टॉपिक, इक्वलिटी इन अदर कंट्रीज़। अदर कंट्रीज़ में जो इनइक्वलिटी रही है उसके बारे में बात करेंगे। तो श्रीलंका में जो श्रीलंकन तमिल हैं, जिन्हें सिंहलीज बोला जाता है, उन्हें ज़्यादा वेटेज दिया गया है जॉब्स या अदर अपॉर्चुनिटी में।
जबकि जो वहाँ के इंडियन तमिल है उनको इग्नोर किया जाता है। तो यहाँ पे कैसा डिस्क्रिमिनेशन है? लैंग्वेज के बेसिस पे। उसके बाद हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए में जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं उनके पास राइट टू इक्वलिटी नहीं है। वहाँ पे कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन है कि ये काला है, ये गोरा है। तो एक लेडी थी रोज़ा पार्क, 1 दिसंबर 1955 को उन्होंने एक वाइट मैन के लिए बस में सीट छोड़ने से मना कर दिया। ओके, इससे एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसे बोला गया सिविल राइट मूवमेंट। इसको लीड किया मार्टिन लूथर किंग ने। तो इसकी वजह से 1964 में एक एक्ट बना, सिविल राइट एक्ट, जिसमें जो ब्लैक पर्सन्स थे, अफ्रीकन अमेरिकन पर्सन्स, उनके लिए स्पेशल राइट्स मिले। और उसके बाद फिर एक आप लोग जानते ही होंगे, अफ्रीकन अमेरिकन एक पर्सन बराक ओबामा, वो बाद में अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बने, जिसकी वजह से वहाँ पर जो कलर डिस्क्रिमिनेशन था या फिर जो वहाँ पर अनइक्वलिटी थी वो थोड़ी सी कम हुई। तो आपका चैप्टर यहीं ओवर होता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अवेलेबल करवाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।